नमस्कार साथियों। नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत क्लास 12th का जीव विज्ञान बायोलॉजी जो बुक है, उस बायोलॉजी बुक के अपन चैप्टर वाइज समरी को स्टडी करेंगे। पाठ का सार संग्रह लेंगे। अध्याय प्रथम को शुरू कर रहे हैं। ये जो सीरीज है, इस सीरीज का फायदा न केवल इस सत्र में या आगे आने वाले सत्रों में बायोलॉजी के विद्यार्थियों को होगा, बल्कि उन सभी विद्यार्थियों को भी इसका बेहद फायदा मिलने वाला है जिन्होंने किसी भी कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस कंपटीशन एग्जाम में अगर जीव विज्ञान आती है तो आपको 11वीं और 12वीं एनसीईआरटी किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं और 12th की एनसीईआरटी किताब है, उसका अपन सार संग्रह लेकर आ रहे हैं। पहला चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं और इस सेशन में जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण सेशन होगा ये, जिसमें समरी टाइप उसको आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अगले आधे घंटे में 30 मिनट अगर आप देते हो इस चैनल को, इस वीडियो को, तो आपके एक पार्ट है वो पूरा का पूरा सारगर्भित रूप से आपको याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं और ना नोट करें तो आपने नोट्स बनाई रखे हैं, आप इनको समझ सकते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन पढ़ना है ऑर्गेनिज्म में। जनन के बारे में जहां तक बात आती है उसका पूरा अपन ओवरव्यू लेंगे कि जनन में अपने को क्या क्या बातें यहां पर पढ़नी है। सबसे पहले देखो, परिभाषा बता रखी है जीवन अवधि की, कि लाइफ स्पान क्या होता है, जीवन की अवधि क्या होती है। जीव के जन्म से लेकर उसकी जब तक प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाती उस समय का काल क्या कहलाता है, जीवन अवधि। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि जीवन अवधि का संबंध आकार से होता है। जीवन अवधि का संबंध आकार से नहीं होता। कौवा और तोता समान आकार के लगते हैं लेकिन इनकी जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। इसी प्रकार से आम और पीपल समान आकार के लगते हैं लेकिन इनकी जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। अब प्राकृतिक मृत्यु की बात आई है, लेकिन एक कोशी के जीव होते हैं जिनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक मृत्यु होने से पहले ही ये नए जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं विभाजन की प्रक्रिया से। इसलिए एक कोशी के जीव हैं, उन जीवों को अमर जीव भी कहा जाता है, अमर प्राणी बोलते हैं इनको। ये आगे देखो, फिर जब जीव जन्म ले लेगा, जीवन अवधि उसकी पढ़ेंगे अपन, तो जीवन अवधि के दौरान एक कार्य करता है रिप्रोडक्शन का, जनन का। क्यों करता है? कि जीवों में अपने आप को बहुगुणित करने, संतति उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है, जिसे जनन कहा जाता है। मतलब अपनी पीढ़ी बनी रहे, हर जीव चाहता है कि मेरी पीढ़ी बनी रहे, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जनन करना पड़ेगा। और ये जनन की क्रिया दो प्रकार से होती है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन। ए का मतलब अनुपस्थित दूसरा लिंग। ऐसा कोई जनन जिसके द्वारा संतति केवल एकल जनक से उत्पन्न होती है, एक ही जनक संतति को तैयार करता है, उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। अब उस प्रक्रिया में चाहे युग्मक निर्माण हुआ हो चाहे युग्मक निर्माण ना हुआ हो, युग्मक निर्माण हुआ भी हो सकता है और हो सकता है बिना युग्मक निर्माण की प्रक्रिया हो गई हो, लेकिन दोनों ही परिस्थिति के अंदर जनक क्या है, एक ही है, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। और यदि दो जनक हैं जो जनन क्रिया में भाग ले रहे हैं और नर और मादा युग्मक के युग्मन से संतति तैयार होती है, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। तो जनन के क्या हो गए, दो प्रकार हो गए, अलैंगिक और लैंगिक जनन। आगे देखिए, अब थोड़ा थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। पहले अलैंगिक जनन को पढ़ेंगे, फिर लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। एक बात आपने देख ली कि अलैंगिक जनन में एक ही जनक काम आता है। अलैंगिक जनन में संतति एक दूसरे के समरूपता अपने जनक की एकदम समान होती है, इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन में जीवों को क्लोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि संतति एकदम समरूप और अपने जनक के समान होती है, इसलिए इसको क्लोन कहते हैं। क्लोन की निश्चित परिभाषा है, आकारिक तथा आनुवंशिक रूप से समान जीव क्लोन कहलाते हैं। आगे देखो, ये अलैंगिक जनन सामान्यतया एकल जीवों में, पादपों में व साधारण जीवों में, जो छोटे जीव हैं उन जीवों के अंदर ज्यादातर अलैंगिक जनन ही पाया जाता है। सामान्यतः लैंगिक जो जनन है वो तीन प्रकार से होता है। नॉर्मल अगर और विस्तारित करें, कायिक जनन है, अलैंगिक जनन है और लैंगिक जनन।
परंतु कायिक जनन अलैंगिक जनन का ही भाग होने के कारण अपन दो ही प्रकार से जनन को पढ़ते हैं, एक अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब देखिए अलैंगिक जनन के अपन उदाहरण लेते हैं और फिर अलैंगिक जनन में कायिक जनन जो आएगा उसके भी उदाहरण लेते हैं, लेकिन सबसे पहले लेते हैं अलैंगिक जनन के कुछ उदाहरण। जैसे ये 9 उदाहरण आपके सामने हैं, आपको याद करने हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार दे रखे हैं और उनके उदाहरण दे रखे हैं। पहला उदाहरण देखिए, द्विखंडन, 2 भागों में खंडन हो गया। जैसे मान लो ये अमीबा है और कुछ समय बाद में देखा गया कि इस अमीबा से ऐसे के ऐसे 2 अमीबा बन गए, ये द्विखंडन है जी। ऐसे ही मान लो पैरामीशियम की बात हो तो पैरामीशियम स्ट्रक्चर है और इस पैरामीशियम से कुछ समय बाद में 2 पैरामीशियम तैयार हो गए और ये क्या हो गया, द्विखंडन हो गया, द्विखंडन 2। ठीक है। एक होता है खंडन। खंडन का मतलब जैसे कोई जीव है, उस जीव के कुछ भाग से, ये जीव है और जीव के यहाँ से कुछ बड़ निकली, कलिका निकली और कलिका से, इस कलिका के अलग होने से यहाँ से नया जीव बन गया। जैसे ईस्ट में ऐसा देखने को मिलता है। इस खंडन को कलिका के द्वारा बता सकते हैं अपन, परंतु इसको बड भी बोला जाता है, मुकुलन भी बोला जाता है, तो इसका अलग नाम मुकुलन भी है। तो 2 और 8 बात एक ही है, खंडन, कलिका, मुकुलन। उदाहरण याद रखोगे, ईस्ट। ठीक है। अमीबा को जब अनुकूल वातावरण मिलता है द्विखंडन कर लेता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अमीबा है उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा, तो अमीबा अपने ऊपर 2-3 परत की, अमीबा है और अमीबा ने अपने ऊपर क्या कर लिया, 2-3 परत की लेयर बना ली। उस लेयर का नाम क्या रखा, सिस्ट रखा, पुट्टी रखा, और ये प्रक्रिया कहलाती है पुट्टी भवन। और इसमें अंदर ही अंदर क्या होता है, अलैंगिक जनन होता रहता है, खूब सारे अमीबा बनते रहते हैं, बीजाणु बनते रहते हैं एक तरीके से। और जब अनुकूल मौसम आता है तो सारे के सारे बीजाणु बिखर जाते हैं और फिर बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है पुट्टी भवन, बहुखंडन, प्रतिकूल परिस्थिति में। आगे देखो, कोनिडिया एक प्रकार है। कोनिडिया बनेंगे इस प्रकार से, पेड़ की शाखा के जैसे ऐसे यहाँ पर ये कोनिडिया से लग जाते हैं और ये कोनिडिया जो बनते हैं इस प्रकार से, ये कोनिडिया बनते हैं किसके अंदर, पेनिसिलियम के अंदर। पेनिसिलियम एक क्या है, कवक है। पेनिसिलिन औषधि बनती है जिससे, तो कोनिडिया पेनिसिलियम में। कलिका, कलिका बड, वही बात है, मुकुलन जैसी कलिका बनेगी यहाँ पर। और इस कलिका का एक एग्जाम्पल हाइड्रा भी याद रखना आपको। जेम्यूल के द्वारा प्रचलित उदाहरण है स्पंज। स्पंज में, स्पंज जेम्यूल के द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। और चल बीजाणु, एक होता है अचल बीजाणु, एक होता है चल बीजाणु। चले याद रखना, चले, अपन चले तो याद रखना कले, कले और चले, कोई विशेष अंतर नहीं, याद रह जाएगा। तो क्लेमाइडोमोलास में चल बीजाणु, कले चले, कले चले, इस तरह से याद रख लेना। मुकुलन आएगा ईस्ट में। और पुनरुद्भवन कहने का मतलब किसी टूटे फूटे क्षतिग्रस्त अंग का दोबारा उद्भवन होना कहलाता है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। और ये हाइड्रा में देखने को मिलता है। हाइड्रा का जो जीव है इस प्रकार से, जैसे हाइड्रा का ये इस प्रकार से जीव है और हाइड्रा के जीव में कुछ भाग कट गया, इतना भाग टूट गया, तो टूटा हुआ भाग दोबारा से नए हाइड्रा का निर्माण कर देगा। इसको क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन। अब देखो आपको हाइड्रा में 2 बातें याद रखनी है, कलिका से और पुनरुद्भवन से होता है। ईस्ट में 2 बातें याद रखनी है, खंडन और यहाँ मुकुलन। एक बात है, अमीबा के 2 उदाहरण याद रखना, द्विखंडन और पुट्टी भवन। कोनिडिया का एग्जाम्पल याद रखना पेनिसिलिन, जेम्यूल का रखना स्पंज, और चल का क्लेमाइडोमोनास। ये 9 प्रकार किसके हैं, अलैंगिक जनन के हैं। आपको नाम याद रखना है, उदाहरण याद रखना है। चलते हैं आगे, कायिक प्रवर्धन। अब अलैंगिक जनन का एक प्रकार कायिक प्रवर्धन, मतलब पादप के कायिक भाग से, जड़, तना, पत्ती, कलिका से नए पादप का निर्माण क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और ये भी क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है। उदाहरण देखते हैं। अब देखो कायिक भाग में एक एक को लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं तने को। तनों के द्वारा किस प्रकार से नए पादप का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लो एक ऑप्शन है, प्रकार है घनकंद, अरबी, और जिसको सामान्य भाषा में अरबी भी बोला जाता है। अरबी बोल दो चाहे अरबी, दोनों एक ही बात है। तो अरबी है, उसमें जो है तने के द्वारा उसको बोलते हैं घनकंद। घन से एक बार धन याद रख लेना। और धन किसके पास होता है, अरबपति लोग होते हैं, उनके पास धन है। तो अरब पैसे हैं, उसके पास धन है, इसका मतलब तो धनकंद का उदाहरण आ जाएगा अरबी। अरबों रुपए हैं तो धनी है, तो घनकंद को धनकंद समझना और अरबी याद रख लेना।
प्रकंद का मतलब पहले का, पर का मतलब पहला मान लो, तो पहले इससे मेरे पास कुछ चीजें पड़ी हैं क्या, अदरक और हल्दी पहले के सालों के पड़े हैं। केला तो खैर नहीं रहेगा इतने दिन, पर केला भी याद रखना एग्जाम्पल। तो केला है, अदरक है, हल्दी है, ये किस में आते हैं, परकंद में। और सीरियल वगैरह देखते हो आप पुराने, तो कंद मूल फल खाते थे जो जंगलों में लोग रहते थे, तो कंद मूल, तो कंद में तनार, मूल का मतलब जड़ था। तो उस कंद में उस समय जो अधिक प्रचलित चीज थी वो आलू समझ लो आप। तो कंद का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा खाए जाने वाले क्या है, आलू ही है सब्जी में। तो कंद का उदाहरण आलू आ जाएगा। और सल्क कंद, जिसके ऊपर सल्क होती है, परत होती है, प्याज को छीलते हो, लहसुन को छीलते हो तो परतें निकलती हैं, इसलिए लहसुन और प्याज याद रख लेना सल्क कंद में। ये चार हैं जी प्रकार तने के द्वारा मुख्य। तो अब देखो पादप जैसा लग रहा है उसके हिसाब से भी तने के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, उसमें कुछ उदाहरण और हैं। ऊपरी भूस्तारी, घास है, घास कुल है, दूब है, वो किस में आता है, ऊपरी भूस्तारी प्रकार है। अंत भूस्तारी, पुदीना है, पुदीने से भी तने से तना लग जाता है, तने से पूरा पेड़ लग जाता है, और उसको बोलते हैं अंत भूस्तारी। इसी प्रकार से भूस्तारी किसको बोलेंगे, स्ट्रॉबेरी को बोलेंगे, और भूस्तारिका किसको बोलेंगे, जलकुंभी को। ऊपरी भूस्तारी घास है, अंत भूस्तारी पुदीना है, भूस्तारी है स्ट्रॉबेरी, और भूस्तारिका क्या है, जलकुंभी है। अब देखो जलकुंभी को जलाशयों की महाविपत्ति और बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, वाटर हायसिंथ नाम है इसका इंग्लिश में। क्यों कहा जाता है, कि बंगाल के अंदर तालाब थे, नदी सरोवर थी, उनमें अंदर क्या किया, जलकुंभी को अलग अलग स्थानों से लाकर छोड़ दिया गया कि सुंदर लगेंगे तालाब, अच्छे लगेंगे। परंतु ये इतनी, इनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पूरे तालाब को उसने घेर लिया। और पूरे तालाब को घेरने से तालाब के अंदर रहने वाले पादप, तालाब के अंदर रहने वाले जो पानी का जो सरोवर है उसके अंदर रहने वाले जीव हैं, मछलियां हैं, वो मरने लग गए। और जो पानी है वो अशुद्ध होने लग गया, वाटर बॉडी है वो अशुद्ध होने लग गई। और इस प्रकार से यूट्रोफिकेशन की क्रिया से नाश होने लग गया पानी का, विपत्ति आ गई पानी के अंदर जलाशयों में। तो जलाशयों की महाविपत्ति कहा था उसको, और बंगाल का आतंक के नाम से जाना गया था। ये बात किसकी करी अपन ने, तने की करी। आगे करते हैं जड़ की। जड़ में देखो कोई भी पादप है उसकी एक तो मेन जड़ होती है, मुसला मूल है, कंदीय मूल है, और उसके बाद में कुछ अपस्थानिक कलिकाएं भी निकलती हैं। तो कंदीय मूल से जो एग्जाम्पल याद रख रहे हैं, मुराया, शीशम, नीम, चमेली और सीरस। हमारे एक जो शब्द बोला जाता है मुस्सी, मुस्सी किसको बोलते हैं, मुस्सी बोलते हैं जो चुईया है ना, चुईया को बोलते हैं मुस्सी। वो नीचे घुस गई तो मुस्सी नीचे सी, ठीक है, नीचे जड़ होती है तो नीचे सी से याद रह जाएगा, जड़ की बात हो रही है यहाँ पर। और मुंह सी नीचे सी, इस मुंह का मतलब होता है ऐसा ऐसा से, वो ये से वाला कर लो। मुंह का मतलब मुराया, सी का मतलब शीशम, नी का मतलब नीम है, चे का मतलब चमेली, और सी का मतलब सीरस है। ये सारे क्या हैं, जड़ के द्वारा कंदीय मूल के उदाहरण हैं जो अपन ने पढ़े हैं। इसी प्रकार से अपस्थानिक कलिका के द्वारा एग्जाम्पल 3 याद रखने हैं, बाकी सब अपने आप ही रह जाएंगे। अपस्थानिक कलिका द्वारा उदाहरण है आपको शकरगंध है, डहेलिया है, एस्पेगेरस है। शकरगंध, शकरगंध आता है मीठा आलू जिसको बोलते हैं, वो आता है किसमें, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन है। और आलू है वो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन है, ठीक है। पत्ती द्वारा, लीव्स द्वारा जो कायिक प्रवर्धन है उसमें अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं किसमें, पत्थर चट्टे में। पत्थर चट्टा जो प्लांट है उसकी जो पत्तियां हैं उसके ऊपर इस प्रकार से कुछ वर्दियां निकलती हैं, उन वर्दियों को क्या बोला जाता है, अपस्थानिक कलिकाएं। और ये अपस्थानिक कलिका जैसे ही किसी स्थान से टकराती हैं, टच करती हैं जमीन के, पत्थर पे भी उग सकता है कहने का मतलब, इसका नाम है इसलिए पत्थर चट्टा। पैसे ही पत्थर चट्टा होता है, पैसे ही पत्ती होती है, याद रह जाएगा। और जननांगों के द्वारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनती हैं जिनके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, और वो जननांग स्ट्रक्चर है बुलबिल। और उस बुलबिल के द्वारा एग्जाम्पल जो अपन पढ़ते हैं वो है अगेव, अगेव का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो तना, जड़, पत्ती और जननांगों के द्वारा अपन ने कायिक प्रवर्धन पढ़ा, और अभी पीछे 9 प्रकार पढ़े थे अपन ने अलैंगिक जनन के, सीधे सीधे ये सब अपन ने देखी बातें अलैंगिक जनन की। गन्ने का अगर अपन रोपण कर रहे हैं, गन्ना लगा रहे हैं, तो वो अलैंगिक जनन की ही कलम विधि के द्वारा गन्ने को लगाया जाएगा। जो गन्ना है उसकी कलम को काट लेंगे, गन्ने के टुकड़े कर लेंगे, और जो जैसे गन्ने की पेड़ियां होती हैं ना, अलग अलग भाग होते हैं, उनको अलग करके और लगा दिया जाता है, जिसको कलम विधि कहा जाता है। ये पढ़ा आपने अलैंगिक जनन में। आगे चलते हैं जी, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में इतनी बात आपने पहले पढ़ ली है कि 2 क्या होंगे, जनक होंगे, और उनके जनन से क्या होगा, जो जीव पैदा होगा
पहले उनमें नर युग्मक बनेगा नर में, और मादा में मादा युग्मक बनेगा। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, युग्मनज, और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण नए जीव में परिवर्तित हो जाएगा। लैंगिक जनन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन की तुलना में बहुत विस्तृत है, बड़ी है, समय लगता है, जटिल प्रक्रिया है और एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी जीव इसको प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं इसको, क्योंकि ये है वो सुरक्षित प्रक्रिया है एक तो, और दूसरी इस प्रक्रिया में जो जीव तैयार होता है वो हर तरीके से मजबूत होता है बजाय अलैंगिक के। उसके अंदर प्रतिरक्षा क्षमता है वो ज्यादा होती है, उसमें विविधताएं होती हैं। ये सब कारण है, इन्हीं कारण से लैंगिक जनन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनकों के वो आपस में समरूप नहीं होती। जीवन की वह अवस्था जहां से लैंगिक जनन कर सकते हैं वह कहलाती है किशोरावस्था के बाद। किशोरावस्था को पादपों में कहा जाता है कायिक प्रावस्था। ऐसा समझ लीजिए, कायिक प्रावस्था और किशोरावस्था वो अवस्थाएं हैं जिनके पूरा होने के बाद जीव क्या कर सकता है, लैंगिक जनन कर सकता है। इसलिए इस अवस्था का समापन कहलाता है जनन प्रावस्था का आरंभन। किशोरावस्था और कायिक प्रावस्था का समापन कहलाता है जनन प्रावस्था का प्रारंभन। ठीक है, ये बातें अपन ने थोड़ी थोड़ी देखी लैंगिक जनन के बारे में। अब जब प्लांट को लगाया जाता है, पादपों को जब लगाया जाता है, तो पादप ऐसे होते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो एक वर्षीय होते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो द्विवर्षीय होते हैं, और कुछ पादप ऐसे होते हैं जो बहुवर्षीय पादप होते हैं। कुछ बहुवर्षीय पादपों में भी एक ही बार पुष्पन देखा गया। पादप बहुवर्षीय है लेकिन उन्होंने देखा गया कि पूरे पूरे कई सालों बाद में भी केवल और केवल एक ही बार पुष्पन की क्रिया हो रही है। जैसे एक बांस की प्रजाति, इसमें 50 से 100 वर्षों बाद केवल एक बार पुष्पन करती है। इसी तरह से नीला कुरेंजी, स्ट्रोबिलेंथस कुंजियाना नाम का प्लांट 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पन करता है, और इससे पहला पुष्पन देखा गया 2006 में सितंबर अक्टूबर में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पुष्पन देखा गया। तो खूब पर्यटन आए थे और कालीन बिछ गई थी एकदम फ्लावर की, काफी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन हुई थी 12 साल बाद में। पेड़ का नाम क्या है, नीला कुरेंजी। स्ट्रोबिलेंथस कुंजियाना उसका नाम है बोटनिकल। और याद कैसे रहोगे जगह के नाम, आपका कोई मित्र है और कई दिनों से मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है मिलने का कि बाद में मिलूंगा बाद में मिलूंगा। तो आपने उसको क्या कहा कि नाटक कर, चाहे नाटक कर पर मिल तो सही। क्या कहा, नाटक कर पर मिल। नाटक में कर्नाटक, कर का मतलब केरल और मिल का मतलब तमिलनाडु। मिल कर नाटक, ठीक है, या मिलकर नाटक, ऐसा मान लो कि मिलकर नाटक करते हैं अपन। तो ऐसा समझ लो नाटक कर मिल, ऐसा कुछ है। तो आप क्या कर दोगे, याद रह जाएगा आपको नीला कुरेंजी कहाँ कहाँ देखा गया। अब देखिए, जो जनन प्रावस्था आ गई, उस जनन प्रावस्था के अंदर जो प्लेसेंटल एनिमल हैं, ऐसे मेमल, ऐसे स्तनी जिनके अंदर अपरा पाई जाती है, प्लेसेंटा पाई जाती है, उनके अंदर जैसे जनन प्रावस्था आती है उनके अंडाशय में हार्मोनल कुछ चेंजेस होने लगते हैं, साइक्लिक कुछ चेंजेस होने लगते हैं, चक्रीय कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। और ये चक्रीय परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक आता है मध चक्र और एक आता है क्या, रज चक्र, ऋतुस्राव। मध चक्र किस में आता है, छोटे जंतुओं में, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में। जबकि प्राइमेट स्तनधारी मतलब एडवांस वर्जन किसका, स्तनधारियों का। जैसे बंदर है, लंगूर है, मनुष्य, इतना याद रख लेना। और बाकी जो निम्न कोटि के स्तनधारी बच्चे हैं उनके अंदर कौन आ जाएगा, गाय, भेड़, चूहे, कुत्ता, हिरण, बैल, जो फीमेल है, गाय है, उसके बाद में भैंस है। मधचक्र और रजचक्र। मधचक्र के अंदर कौन आता है, नॉन प्राइमेट स्तनधारी, मतलब निम्न कोटि के स्तनधारी। जबकि उच्च कोटि के स्तनधारी आते हैं, प्राइमेट स्तनधारी आते हैं ऋतुस्राव के अंदर। बंदर, लंगूर, मनुष्य उच्च कोटि के हैं, वो किस में आ गए, ऋतुस्राव। इनके अंदर ऋतुस्राव होता है, हर समय बाद में एक रजचक्र की प्रक्रिया चलती है, जबकि इनके अंदर आता है मधचक्र। ये चक्र के बावजूद भी देखो, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रजनन सतत नहीं होता, कंटिन्यूस नहीं होता, पूरे साल भर नहीं होता, एक निश्चित समय होता है जिसके अंदर ही होता है। ऐसा जीव, ऐसे जीव कहलाते हैं मौसमी प्रजनक। मेंढक है, छिपकली है, हिरण है, इसमें साल के कुछ समय में ही प्रजनन की क्रिया होती है। जबकि सतत प्रजनक वो होते हैं जो पूरे साल भर कभी भी प्रजनन की क्रिया कर सकते हैं, मैक्सिमम सतत प्रजनक ही होते हैं। अब देखिए, लैंगिक प्रजनन की कुछ घटनाएं हैं। जब लैंगिक जनन पढ़ेंगे तो कुछ घटनाएं चलेंगी, 3 घटनाएं हैं। एक तो निषेचन से पहले ही घटना,
दूसरे नंबर पर निषेचन और तीसरे नंबर पर निषेचन पश्च घटना है। निषेचन पूर्व घटनाओं में दो काम हैं, पहला तो युग्मक जनन होगा ही होगा, युग्मकों का निर्माण होगा ही होगा, दूसरे नंबर पर युग्मकों का स्थानांतरण होगा ही होगा, और फिर निषेचन की प्रक्रिया में बाह्य व आंतरिक निषेचन हो सकता है। और निषेचन पश्च घटनाओं में क्या पढ़ेंगे, युग्मनज प्लस भ्रूण का निर्माण, भ्रूणोद्भव। एक एक को लेते हैं। देखो सबसे पहले युग्मक जनन, नाम से पता चला है युग्मकों का निर्माण क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। कहाँ से बनते हैं, नर और मादा से। नर से बनने वाले को नर युग्मक और मादा से बनने वाले को मादा युग्मक। अब कई कई बार ऐसा होता है कि नर और मादा युग्मक समान आकार के हैं, इसलिए उनको बोला गया समयुग्मक। क्लेडोफोरा एग्जाम्पल याद रख लेना सेवाल का। और विषम युग्मक ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा अलग अलग आकार आकृति के होते हैं, उन्हें बोलते हैं विषम युग्मक। दो एग्जाम्पल आपकी किताब में दे रखे हैं, एक दे रखा है फ्यूकस जो भी सेवाल है, और एक दे रखा है मानव। तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। क्लेडोफोरा समयुग्मक है, जबकि फ्यूकस और मानव क्या है, विषम युग्मक के एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। अब देखो जीवों में लैंगिकता के संदर्भ में कुछ शब्दावली है, वो आपको याद रखनी है, नाम सुनते ही पता चल जाएगा। एक लिंगी पादप जिसमें नर मादा अलग हो, ऐसा पादप जिसमें या तो नर हो या मादा हो, या तो पुंकेसर हो या स्त्रीकेसर, उसको क्या बोलेंगे, एक लिंगी बोलेंगे। उच्च श्रेणी के पादप ऐसे होते हैं लगभग। और द्विलिंगी उभयलिंगी पादप निम्न श्रेणी के प्राणी ज्यादा होते हैं, जिनमें एक ही जीव में नर व मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, द्विलिंगी उभयलिंगी। ठीक है, आगे देखें। एक लिंगी, एक प्राणी में एक ही लिंग, एक प्राणी में एक ही लिंग मिलेगा, अधिकतर प्राणी कॉकरोच वगैरह में। और द्विलिंगी प्राणी उभयलिंगी प्राणी कौन से होते हैं, एक ही जीव में दोनों प्रकार के लिंग मिलते हैं, स्पंज है, टेपवर्म है, जोंक है, केंचुए है। ये नाम आपको याद रखने हैं, द्विलिंगी उभयलिंगी। एक ही जीव में दोनों लिंग, स्पंज, टेपवर्म, जोंक, केंचुए। क्लियर है। एक लिंगाश्रय और उभयलिंगाश्रय, इसको समझना ढंग से। एक लिंगाश्रय ऐसे पादप जिन्होंने एक ही लिंग को शरण दे रखी है, मार्केंसिया है, पपीता है, खजूर है, एक ही लिंग को इन्होंने क्या रखी है, शरण दे रखी है, उनको बोलते हैं एक लिंगाश्रयी। और उभय लिंगाश्रय में किसको याद रखोगे आप, ऐसे पादप जिसने दोनों लिंगों को, मतलब पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों लिंगों को शरण दे रखी है, उनमें आते हैं नारियल, कुकुरबिटा और कारा। ठीक है। अब यहां पर दो शब्द याद कर लेना, मार्केंसिया, ये नीट में आया था क्वेश्चन, मार्केंसिया किस प्रकार का पादप है, एक लिंगाश्रय उभय लिंगाश्रय, ये क्वेश्चन आया था आपकी 12वीं। और कारा, अब मार्केंसिया ना, मार्केंसिया, मार्केंसिया होता है, उसमें मार शब्द आ रहा है, तो मार अपने भी पड़ती है, अगर बदमाशी करते हैं तो। पढ़ते नहीं है, घर वाले मारते हैं। मार खाली शारीरिक नहीं हो सकती, बात की भी मार हो सकती है, बातें आपको सुनाई जा रही हैं। तो ये एक लिंगी अपन है, तो एक लिंगी में नाम मार पड़ने वाले ऐसा याद रखना। तो मार है ना, वो एक लिंगी वालों को, तो एक लिंगाश्रय में उदाहरण आपको मार्केंसिया याद रखना है। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो फिर आता है उभय लिंगाश्रय। उभय लिंगाश्रय में ऐसे पादप आते हैं जिनमें दोनों लिंग को शरण दे रखी है, नारियल, कुकुरबिटा, ऐसे ही कुछ प्लांट आते हैं। अब आगे देखिए, उभय लिंगाश्रय पादप तो है, पादप ऐसा है, जैसे मैं डायग्राम बनाऊं, जैसे मान लो एक कोई ये पादप है, इसके ऊपर ये प्लांट फूल है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। पता चला इसके अंदर पुंकेसर है, पता चला इसके अंदर स्त्रीकेसर है, इसके अंदर पुंकेसर है, इसके अंदर स्त्रीकेसर है, और इसके अंदर पुंकेसर है। तो ऐसा पुष्प, ऐसा पेड़ है, वो कहलाता है क्या, द्विलिंगाश्रय उभयलिंगाश्रय, क्योंकि इसमें नर मादा सारे हैं। लेकिन पुष्प की बात करें ना, तो पुष्प यहाँ पर क्या है, एक लिंगी है। पुष्प कैसे नहीं है, द्विलिंगी नहीं है, पुष्प एक लिंगी, लेकिन पेड़ कैसा है, उभयलिंगाश्रय है। इसी तरह से अगर द्विलिंगी शब्द का प्रयोग फंजाई के लिए किया जाए तो बोलेंगे समथेलसी। सम का मतलब समान है, दोनों ही लिंग हैं, नर मादा अलग अलग नहीं है, एक ही पेड़ पर हैं, एक ही फंजाई पर हैं, उसको बोलते हैं समथेलसी। और विषम का मतलब अलग अलग है, नर अलग है तो मादा अलग है। तो फंजाई कवकों में एक लिंगी स्थिति को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विषमथेलसी। ये कुछ शब्द हैं, आपको पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ने क्या देखा था, युग्मक दो प्रकार के होते हैं युग्मक जनन की प्रक्रिया में। ये तो बीच में कुछ शब्द आ गए, तो शब्दावली देखना आपका अलग से, समयुग्मक और विषम युग्मक। अब जो विषम युग्मक होंगे, तो विषम युग्मक की जो प्राणी है ना, उन विषम युग्मक की प्राणी में जो युग्मक होंगे, उनके पास दो कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है युग्मक पहले से अगुणित हो सकता है कि विषम युग्मक प्राणी में जो द्विगुणित अपरावस्था हो, मतलब जो विषम युग्मक की प्राणी है ना, वो कैसे हो, या तो अगुणित हो, या कैसे हो सकते हैं, हो सकता है द्विगुणित हो।
तो अगर अगुणित पहले से ही है और फिर युग्मक बनना है तो समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि अर्धसूत्री हो जाएंगे तो और गुणसूत्री की संख्या कम हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगुणित है फिर समसूत्री विभाजन से क्या बन जाएंगे, नर और मादा युग्मक। और अगर द्विगुणित है तो गुणसूत्र की संख्या आधी होनी है, तो क्या होगा, अर्धसूत्र विभाजन से नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण करेंगे। ये बात याद रखनी है, समझ लेना। विषम युग्मक की प्राणी है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, अगुणित और द्विगुणित। अगर अगुणित हैं तो समसूत्री विभाजन से नर और मादा युग्मक बनाएंगे, और अगर द्विगुणित हैं तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर और मादा युग्मक का निर्माण करेंगे। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जीव पादप ऐसे होते हैं जिनका जो बॉडी है, प्लांट बॉडी है, वो अगुणित होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी प्लांट बॉडी द्विगुणित होती है। जैसे देख लीजिए, मोनेरा, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा अगुणितक पादप का है इनमें, जबकि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और अधिकांश प्राणी में क्या होता है, द्विगुणित जनकीय प्राणी इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, युग्मक स्थानांतरण। अब देखिए, पहला प्रक्रिया थी निषेचन पूर्व से युग्मक जनन, और दूसरी है युग्मक स्थानांतरण। इसमें क्या होगा, युग्मकों का स्थानांतरण होगा, नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचेगा कब, या तो माध्यम का उपयोग करेगा, अधिकतर जलीय होता है, या जलीय माध्यम नहीं तो जो भी माध्यम है उस माध्यम का उपयोग करते करते कहाँ पहुंच जाएगा, ये मादा तक पहुंच जाएगा। और संख्या की अधिकता भी होगी, अगर एक ही नर युग्मक हो तो अंडे तक मिल ही नहीं पाएगा, मादा तक मिल ही नहीं पाएगा, इसलिए इनकी संख्या सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में होती है, तब जाकर कहीं ना कहीं मादा से मिल पाते हैं और वाहक का उपयोग कर सकते हैं, परागण वगैरह या और किसी विधि का उपयोग करके ये क्या कर सकते हैं, पहुंच जाते हैं। कहाँ तक, युग्मक पहुंच जाते हैं, किसके पास में, नर युग्मक पहुंच जाते हैं मादा युग्मक के पास में। ये दोनों निषेचन से पूर्व की प्रक्रिया है। उसके बाद क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन का मतलब क्या हुआ, नर युग्मक मादा युग्मक पास में पहुंच गए, युग्मक संलयन हो रहे हैं और निषेचन हो रहा है। युग्मक संलयन निषेचन प्रक्रिया एक दूसरे की पर्यायवाची सी हैं, पर कई बार अलग अलग संदर्भ में इनका उपयोग किया जाता है। युग्मनज बनेगा, कई बार क्या होता है, निषेचन के बिना ही केवल और केवल मादा युग्मक ही क्या कर देता है, पूरा जीव तैयार कर देता है, उस किसी निषेचन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी प्रक्रिया कहलाती है अनिषेक जनन। बिना निषेचन नर युग्मक के बिना ही मादा युग्मक से नया जीव बनना। उदाहरण याद रखना, रोटी फर्श, मधुमक्खी, छिपकलियां और टर्की पक्षी है एक। निषेचन की प्रक्रिया दो प्रकार से हो सकती है, स्थान के आधार पर, एक बाह्य निषेचन, एक आंतरिक निषेचन। बाह्य का मतलब शरीर के बाहर होता है, ज्यादातर जलीय प्राणियों में, उदाहरण याद रखना बोनीफिश और मेंढक। और आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर, अधिकतर बड़े बड़े प्राणियों में। इनके अंदर जो नर युग्मक है वो चलनशील भी हो सकता है, वह अधिक संख्या में होंगे, जंतुओं की बात आएगी। और नर युग्मक अचलनशील भी हो सकता है, अगतिमान भी हो सकता है, और अधिक संख्या में होगा। ये पादपों में परागण की बात आ गई, पराग की बात आ जाएगी। इसके बाद आता है निषेचन पश्च घटनाएं, दो हैं, युग्मनज और भ्रूणोद्भव। युग्मनज में क्या हुआ, देखो, बाह्य निषेचन हुआ तो जल में युग्मनज की प्रक्रिया बन गई, युग्मनज बन गया। और आंतरिक निषेचन हुआ तो शरीर के भीतर क्या बन गया, युग्मनज बन गया। कब बना, नर तथा मादा युग्मक के संलयन से, जुड़ने से बना। शैवाल तक कवकों में युग्मनज पर मोटी भित्ति का आवरण बन जाता है, क्यों, क्योंकि उसको सूखने से और उसको क्षति से बचाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि युग्मनज अंकुरित होकर तुरंत ही आगे डेवलप हो जाए, तो जितना समय वो रुक रहा है उसको बोलते हैं विश्रांति काल। जब उसमें अंकुरण की प्रक्रिया नहीं होती है युग्मनज में, उसको बोलते हैं विश्रांति काल। और ऐसा माना जाता है कि युग्मनज एक तरीके से लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र के बीच में योजक कड़ी है। तो दो जीव हैं, एक पीढ़ी के जीव दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की योजक कड़ी कहलाती है क्या, युग्मनज। क्योंकि युग्मनज बना तो नया जीव बन गया, और उस नए जीव ने आगे जाकर फिर युग्मनज बनाया, और फिर उनसे जो जाइगोट बने, युग्मनज बने, वहां तक का समय एक लाइफ साइकिल कहलाता है, जीवन चक्र कहलाता है। जीवन चक्र के बारे में यही बोलते हैं, जैसे मान लो जाइगोट से लेकर जाइगोट तक का जो चक्र है, समय है, वो कहलाता है। युग्मनज से लेकर युग्मनज तक का समय क्या कहलाता है, जीवन चक्र कहलाता है। और लास्ट में आता है भ्रूणोद्भव, भ्रूण का उद्भव किससे, युग्मनज से। तो युग्मनज जब तक भ्रूण नहीं बन रहा ना, उद्भव नहीं हो पा रहा, तब तक तो विश्रांति काल है। जैसे विश्रांति काल खत्म होता है, भ्रूण बनेगा वो। और भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया में दो मुख्य कार्य होंगे, कोशिका का विभाजन होगा, क्योंकि संख्या तो ज्यादा चाहिए ना, जाइगोट तो एक ही है, युग्मनज तो एक ही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, इस प्रकार से कोशिकाएं बनती जाती हैं। और निश्चित कोशिकाएं बन गई, अब उन कोशिकाओं में उत्तक व अंग का निर्माण होने के लिए कोशिका का क्या होगा, विभेदीकरण होगा।
अब जब भ्रूण बन गया, जीव बन गया, तो दो प्रकार के प्राणी हो सकते हैं। ऐसे प्राणी जो अंडे देते हैं, जैसे सरीसृप व पक्षी है, और इनके अंडों पर कैल्शियम का आवरण पाया जाता है। और ऐसे प्राणी जो अंडे नहीं देते, तो भ्रूण का सही देखभाल व संरक्षण के कारण इन जीवों की उत्तरजीविता के अवसर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जो होते हैं सजीव प्रजक, जो बच्चे देते हैं। कुछ शब्दावली याद रखो। पुष्पीय पादपों में युग्मनज निर्माण बीजांड के अंदर होता है। युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड के अंदर होता है। युग्मनज ने किसका निर्माण किया? भ्रूण का। बीजांड से क्या बना? बीज बना। अंकुरण द्वारा नया पादप बना लेगा। अंडा से किसका निर्माण करेगा? फलकार। अंडा से की भित्ति फल भित्ति बनाती हैं, जो फल की सुरक्षा करती हैं। थैंक यू वेरी मच। पूरा चैप्टर हो चुका है। 5 मिनट में रिवाइज करता हूँ, ध्यान से सुन लेना। दोबारा से अपन किसको पढ़ रहे हैं? पहले चैप्टर को, जीवों में जनन। जीवन अवधि क्या होती है, ध्यान रखना। जीवन अवधि का आकार से कोई संबंध नहीं है। छोटे जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, अमर होते हैं। जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। पढ़ लेना आराम से। अलैंगिक जनन में जीवों को क्लोन कहा जाता है, क्योंकि ये आकारिकी व आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। अलैंगिक जनन के उदाहरण आपको 9 याद रखने हैं, याद कर लेना। कायिक प्रवर्धन है, फिर पढ़ेंगे। जड़, तना, पत्ती। तने के द्वारा अपन ने 8 प्रकार पढ़े हैं, घनकंद, प्रकंद, कंद, सल्ककंद, ऊपरी, अंतः, भूस्तारी और भूस्तारिका। जड़ के द्वारा 2 भाग पढ़े हैं, एक में ट्रिक थी अपनी मूसी नीचसी, और इसमें शकरकंद, डहलिया, एस्पेगरस याद रखना। पत्ती पै और पत्ती पै से पत्थर है, याद रख लेना। जननांगों के द्वारा अगेय, गन्ने में कलम विधि से, ठीक है। लैंगिक जनन पढ़ते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया धीमी होती है, जटिल होती है, विस्तृत होती है, लेकिन सुरक्षित होती है, बढ़िया होती है। आनुवांशिक गुण में वैरायटी आती है, विविधता आती है। किशोरावस्था, कायिक प्रावस्था के खत्म होने के बाद में जो प्रावस्था आती है उसको जनन प्रावस्था बोलते हैं। नीराकुरंजी याद रखना। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु 3 जगह का नाम याद रखना। जन्म प्रावस्था में प्लेसेंटल एनिमल है, उनमें 2 प्रकार के परिवर्तन आते हैं, मधचक्र होता है, ऋतुस्राव होता है। मौसमी प्रजनक होते हैं और सतत प्रजनक होते हैं। लैंगिक जनन की घटनाओं में 3 प्रकार हैं, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पूर्व घटना युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। निषेचन में बाह्य और आंतरिक आता है, और भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया कुछ शब्दावली है, पढ़ लेना, इसको कोई खास बात नहीं है। युग्मक स्थानांतरण हो गया। निषेचन की प्रक्रिया में क्या? नर युग्मक मादा युग्मक ने निषेचन किया और युग्मनज का निर्माण किया। कई बार अनिषेक जनन हो जाता है, जिसमें केवल और केवल मादा युग्मक ही जीव बना देती है। निषेचन के 2 प्रकार होंगे, बाह्य और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में उदाहरण याद रखना, बोनीफिश और मेंढक के। निषेचन पश्च घटनाओं में युग्मनज याद रखना, और उसके बाद में भ्रूणोद्भव, भ्रूण का उद्भव याद रखना है। और कुछ शब्दावली याद रखनी है। युग्मनज से भ्रूण बना, बीजांड से बीज बना, अंडा से फल बना, अंडा से भित्ति से फल भित्ति बनी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर को फिर लेके आएंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।